नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुकेश प्रयास पर। आज हम झारखंड की श्रृंखला को फिर से आगे बढ़ा रहे हैं और आप लोग को पता ही है कि पिछले क्लास में हम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 करवाना शुरू किए हैं। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और इसमें फर्स्ट पार्ट हम लोग किए थे और हम आप लोग को बताए थे कि एक्ट से रिलेटेड 3-4 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। एक तो है उसके बेसिक फैक्ट्स पर आधारित, जो काफी इजी पार्ट है, जो हम पिछले क्लास में आप लोग को करवाए हैं। जेएसएससी वगैरह में तो यहीं से प्रश्न आएगा, लेकिन अगर आपको जेपीएससी की तैयारी करनी है तो दूसरे पार्ट पर भी ध्यान देना होगा, और वो है कुछ महत्वपूर्ण धाराएं। तीसरे प्रकार का प्रश्न है इस एक्ट से रिलेटेड शब्दावली, और अगर कुछ संशोधन हुए हैं तो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन ध्यान आप लोग को यह रखना है कि एक्ट से रिलेटेड वही प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा बनती है जो हाल फिलहाल चर्चे में हो। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम हो या संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम हो, आप हमेशा पेपर से इसको जो है ना करने का प्रयास कीजिए। पेपर में देखिए कि कौन धारा ज्यादा चर्चित है और संभावना है वही पूछे। और जब तक कि कई बार एग्जाम नहीं हो जाते हैं तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा कि एक्ट से रिलेटेड क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। लेकिन अभी पिछले एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया है वो धारा से रिलेटेड जेपीएससी में पूछा गया है, और जेएसएससी में तो बेसिक फैक्ट से ही पूछेगा, जो हम पहले क्लास में आप लोग को अच्छे से करवा दिए हैं। अगर उसको अच्छे से याद कर लिए तो समझिए आपका काम बन जाएगा। तो आज हम कुछ करवाने वाले हैं आप लोग को महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ऐसे कौन महत्वपूर्ण नहीं है यह कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ तो करना होगा हम लोगों को। तो कुछ अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट है उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप लोग को पिछले क्लास में हम एक होमवर्क दिए थे, और वह होमवर्क था कि ये जो सीएनटी एक्ट है हमारा, सीएनटी एक्ट 1908, इसमें 19 अध्याय हैं। करवाए थे आप लोग को, बताए थे कितने अध्याय हैं, 19, और कितनी धाराएं हैं तो ये भी हम करवाए थे आप लोग को, बताइए 271। और हम हर अध्याय में जो उससे रिलेटेड धारा है और उसके विषय वस्तु हैं उसको लिखवाए थे उस दिन, और बोले थे इसको याद करेंगे आप लोग। अगर इसको याद अच्छे से कर लिए तो आप लोगों का 50% काम बन जाएगा, और एक्ट के विषय में एक अच्छा खासा कंसेप्ट क्लियर होगा आप लोगों का। तो चलिए आप लोग बताइए कि अध्याय 1 में कौन कौन धाराएं हैं। तो हम बताए थे आप लोग को 1 से 3। तो अध्याय 1 में जो धारा की संख्या है वो कितनी है, 1 से 3, मतलब 1, 2 और 3। फिर हम बताए थे कि बताइए उसकी विषय वस्तु क्या है। तो संक्षिप्त नाम, प्रसार और कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। क्लियर है? तो ये याद रखना है आप लोग को। ये याद रखेंगे तो बहुत काम बनेगा आप लोगों का। चलिए आप लोग बताइए कि अनुच्छेद 49 जो है, अनुच्छेद 49 या धारा 49 किस अध्याय से रिलेटेड है? आप लोग बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अध्याय 8, और इसमें 44 से 51 तक धारा दी गई है। क्लियर? चलिए आप लोग बताइए अध्याय 12 में कौन कौन धारा दिए गए हैं। बताइए भाई, हम सुन रहे हैं। आखिर में कैसे होगा, याद किए कि नहीं किए कैसे पता चलेगा? तो पूछना तो पड़ेगा भाई, और आप लोग वहीं से बोलिए, हम सुन रहे हैं, हमारे एकदम आत्मा तक आप लोगों का जवाब पहुंच रहा है। बताइए भाई कि अध्याय जो 12 है हमारा,
उसमें धारा कितने हैं? तो याद रखना है 80 से लेकर 100, 80 से 100 तक की धाराओं का उल्लेख किस अध्याय में है? तो अध्याय 12। चलिए इसका विषय वस्तु बताइए। तो अधिकार, अभिलेख और लगानों का निर्धारण। अधिकार, अभिलेख और लगानों का निर्धारण। क्लियर है? अच्छा चलिए बताइए अध्याय 10 में कौन अनुच्छेद है? तो अध्याय 10 में जो धाराएं हैं वो हैं 64 से 75। कितना भाई? 64 से 75। क्लियर? अब उसकी विषय वस्तु बताइए आप लोग। तो उसका विषय वस्तु है भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए उपबंध। भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए उपबंध। अब भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए संबंधित उपबंध किस अध्याय में है? प्रश्न पूछ सकता है। किन धाराओं में है? प्रश्न पूछ सकता है। तो आप लोग को यह याद करना होगा। क्लियर है? चलिए फिर पिछले क्लास में, मतलब अगले क्लास में हम आप लोग को रिवाइज करवाएंगे और ईमानदारी से याद कीजिए। आप लोग बच्चे नहीं हैं कि शिक्षक बैठे हुए हैं तभी हम याद करेंगे। आप लोग को समझना होगा कि अब आप लोग अपने कैरियर के लिए पढ़ रहे हैं। अब आप अपने गार्जियन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, मित्र में अपना इंप्रेशन बनाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि भाई हम जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। नहीं होगा। आपको ईमानदारी से मेहनत करना होगा। तो चलिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर चर्चा कर रहे हैं और यह आप लोग को याद रखना है। और अगले क्लास में हम इससे रिलेटेड शब्दावली को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो आज मेरा फोकस है कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर आप लोगों का ध्यान दिलाना। क्लियर? तो चलिए फर्स्ट जो है वो धारा 3। पहला है धारा 3। पूछेगा धारा 3 में क्या है? तो कहेंगे परिभाषाएं। क्या बोलेंगे भाई? परिभाषाएं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी का परिभाषा दिया गया है। किसमें? धारा 3। क्लियर? तो अगर आज के बाद आप लोग से पूछे कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं किस धारा में दी गई है? आंसर क्या होगा? धारा 3। क्लियर है? आइए धारा 4। धारा 4 यह है काश्तकारों के वर्ग। काश्तकारों के वर्ग। काश्तकार के कितने वर्ग होते हैं? इस पर जो है आप लोगों का धारा है कौन? धारा 4। तो धारा 4 किससे रिलेटेड है? काश्तकारों के वर्ग से रिलेटेड है। काश्तकार के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन वो आगे हम लोग करेंगे। लेकिन ये जो काश्तकार के वर्ग हैं ये किस धारा में दिए गए हैं? आंसर क्या होगा? धारा 4। भाई क्लियर? आइए अगला देखते हैं धारा 7। धारा 7 ठीक है। धारा 7 में क्या दिया गया है? तो खूंट कटी अधिकार युक्त रैयत। खूंट कटी अधिकार युक्त। खूंट कटी अधिकार युक्त रैयत का अर्थ। खूंट कटी अधिकार युक्त रैयत का अर्थ किस धारा में दिया गया है भाई? धारा 7। क्लियर है? अब एक खूंट कटीदार रैयत किसको कहते हैं? तो ये जब हम परिभाषा वाला पार्ट आप लोग को करवाएंगे तो उसमें करवाएंगे, अभी नहीं करना है। अभी सीधा सीधा रटना है, बिना समझे बूझे रट जाना है। क्लियर है? रट जाना है, कुछ नहीं। बगैर मेहनत का, बगैर ईमानदारी से लगे कुछ नहीं होना है। तो बताइए धारा 7 में क्या है? खूंट कटी अधिकार युक्त रैयत का अर्थ। आइए धारा 8। धारा 8 धारा 8 में क्या है? तो आप लोगों का धारा 8 में है मुंडारी खुटकटीदार। मुंडारी खूंटकटीदार का अर्थ। मुंडारी खूंटकटीदार का अर्थ। यहां देखिए क्या है? खुटकटी अधिकार युक्त रैयत का अर्थ। और यहां क्या है? मुंडारी खुटकटीदार का अर्थ। पूछेगा मुंडारी खुटकटीदार का अर्थ इस एक्ट के किस धारा में दिए गए हैं? आप लोग का आंसर क्या होगा? धारा 8। क्लियर है? चलिए आइए धारा 16
धारा 16, धारा 16 इसमें क्या है? तो विद्यमान अधिभोगाधिकार का बना रहना, विद्यमान अधिभोगाधिकार का बना रहना, वर्तमान या विद्यमान अधिभोगाधिकार का बना रहना किस धारा में है भाई? धारा 16। क्लियर है? धारा 16। अब देखिए धारा की संख्या तो आप लोग को पता है 271 है, और 271 याद तो किया जा सकता है, लेकिन इतना समय देना उचित नहीं होगा। आप लोगों को चुनना पड़ेगा कि कौन इंपॉर्टेंट है, और हम आप लोग को इसके लिए क्लू दिए कि जो हाल फिलहाल पिछले 6 माह या साल भर के अंदर या 2 साल के अंदर जो धारा चर्चे में है उसी धारा पर हम लोग को फोकस करना है। संभावना बनती है वहीं से पूछा जाए, तो जो धारा चर्चा में होगी उसी पर ध्यान रखना है। अभी फिलहाल हम एक आउटलाइन क्रिएट करने के लिए, आप लोगों को एक्ट के बारे में कुछ समझ विकसित करने के लिए हम कुछ एक्ट करा रहे हैं। इसका मतलब नहीं है कि यही पूछा जाएगा, एक अनुमान है मेरा, हो सकता है पूछ दे, तो इस पर ध्यान देना है आप लोग को। तो बताइए धारा 16 में क्या है? विद्यमान अधिभोगाधिकार का बना रहना। अब आइए धारा 17, धारा 17। अब पूछेगा धारा 17 का विषय वस्तु बताइए, तो आप लोग बताएंगे बंदोबस्त रैयत की परिभाषा, बंदोबस्त रैयत की परिभाषा, बंदोबस्त रैयत की परिभाषा किसमें दी गई है? धारा 17। क्लियर है? आइए अगला देखते हैं, धारा 21, धारा 21 धारा 21। चलिए धारा 21 में देखते हैं, भूमि के उपयोग के संबंध में, भूमि के उपयोग के संबंध में, अच्छे से नोट कीजिए भाई, भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिभोगी रैयत के अधिकार। क्लियर है? अब क्या क्वेश्चन होगा भाई? क्वेश्चन होगा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार का उल्लेख किस धारा में है? क्या बोलेंगे? धारा 21। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धारा 46। यही धारा है जिससे पिछले बार जेपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। धारा 46, धारा 46 क्या है भाई? तो रैयतों द्वारा अपने अधिकारों की, रैयतों द्वारा अपने अधिकारों की, रैयतों द्वारा अपने अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध, अंतरण पर प्रतिबंध। क्लियर? चलिए धारा 46 बताइए एक बार आप लोग। रैयतों द्वारा अपने अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध, रैयतों द्वारा अपने अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध किस धारा में है भाई? धारा 46। पिछले बार जेपीएससी में धारा 46 से 2 प्रश्न थे, तो धारा 46 पर ध्यान रखना है हम लोग को। चलिए धारा 47, धारा 47, धारा 47, धारा 47 में क्या है भाई? तो लिखिए न्यायालय के आदेश के अधीन, न्यायालय के आदेश के अधीन, न्यायालय के आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध, रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध, विक्रय पर प्रतिबंध। धारा 47 न्यायालय के
आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध किस पाठ है भाई? धारा 47 का पाठ है। तो धारा 47, धारा 46, धारा 21, धारा 17 ये सबको हम करवा रहे हैं। आप लोग को सिंपल कॉपी में नोट करना है और बार बार रिवाइज करना है। अब इसमें बहुत सारे टर्म यूज हो रहे हैं, वो टर्म हम आगे आप लोगों को क्लियर करेंगे। चलिए अगला करते हैं, धारा 48, 48, धारा 48 क्लियर है? धारा 48 लिखिए भाई। भूइहरी, भूइहरी आराम से लिखिए। भूइहरी क्या है? भूइहरी भूधृति, भूधृति के अंतरण, के अंतरण पर प्रतिबंध, अंतरण पर प्रतिबंध। चलिए अब बताइए धारा 48 में क्या है? भूइहरी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध। भूइहरी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध क्लियर है? अगर आप लोग से पूछे भूइहरी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध किस धारा के तहत है, तो धारा 48 क्लियर है? अब यहां पर एक टर्म देखिए, भूइहरी है, एक टर्म है भूधृति। तो भूधृति का अर्थ होता है भूमि धारण करने, क्लियर है? भूमि धारण करना भूधृति कहलाता है। अब है भूइहरी, तो ये फिर हम टर्मिनोलॉजी वाला जो करवाएंगे उसमें आप लोग को करवाएंगे, क्लियर है? भूइहरी और फिर पढ़े थे मुंडारी खुटकटीदार, दोनों एक ही शब्द है। अंतर सिर्फ यह है कि भूइहरी जो है उरांव जनजाति में लागू है और मुंडारी खुटकटीदार व्यवस्था मुंडा जनजाति में लागू है। तो चलिए आगे हम लोग इसको अच्छे से करेंगे। अभी सिर्फ धारा देखना है और उसको अच्छे से रटना है, क्लियर है आप लोगों का? चलिए अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला है अब आप लोगों का धारा 48 के बाद धारा 49, धारा 49, धारा 49। चलिए क्या है भाई? कतिपय प्रयोजनों के लिए, कतिपय प्रयोजनों के लिए, कतिपय प्रयोजनों के लिए भूइहरी भूधृति का अंतरण, भूइहरी भूधृति का अंतरण क्लियर है? धारा 49 का क्या है भाई? कतिपय प्रयोजनों के लिए भूइहरी भूधृति का अंतरण, भूइहरी भूधृति का अंतरण क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं अब धारा 50, 50, धारा 50, 50। चलिए धारा 50 में क्या है भाई? तो भूस्वामी द्वारा, भूस्वामी द्वारा, किसके द्वारा? भूस्वामी द्वारा भूधृति या जोत का अर्जन, भूधृति या जोत का अर्जन, भूधृति या जोत का अर्जन। धारा 50 भूस्वामी द्वारा भूधृति या जोत का अर्जन क्लियर है? किसमें है भाई? धारा 50। आइए अगला देखते हैं धारा 63, 63, धारा 63 क्या है? धारा 63 क्या है? बंजर भूमि का बंदोबस्त, बंजर भूमि का बंदोबस्त। सिंपल सा क्वेश्चन देगा कि ये जो सीएनटी एक्ट है इसके तहत बंजर भूमि का बंदोबस्त की बात या उल्लेख किस धारा में है? धारा 63 क्लियर है आप लोगों का? चलिए अगला देखिए धारा 64, धारा 64, 64। धारा 64 का क्या विषय है भाई? तो उपायुक्त के आदेश से, किसके आदेश से? उपायुक्त के आदेश से
इस एक्ट में उपायुक्त की बड़ी भूमिका है, उपायुक्त से रिलेटेड बड़ी प्रश्न पूछता है। तो धारा 64 उपायुक्त के आदेश से भूमि का कोड़कर में परिवर्तन, उपायुक्त के आदेश से भूमि का कोड़कर में परिवर्तन, कोड़कर में परिवर्तन। तो धारा 64 उपायुक्त के आदेश से भूमि का कोड़कर में परिवर्तन, कोड़कर में परिवर्तन, ये याद रखना है आप लोग को। किसमें परिवर्तन? कोड़कर। अब देखिए कोड़कर टर्म है, अब इसको क्लियर जब तक नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कोड़कर टर्म को हम आप लोगों को जो टर्मिनोलॉजी वाला क्लास होगा उसमें क्लियर करेंगे। कोड़कर, ध्यान दीजिए अगर शब्द पर आप लोग, कोड़कर, कोड़ना मतलब तो समझते ही हैं। तो कोई अगर बंजर भूमि है उसको कोड़कर धान की खेती के लिए, स्पेशली याद रखिएगा, धान की खेती के लिए तैयार करने वाली भूमि को क्या कहते हैं? कोड़कर। तो आगे हम लोग करेंगे कोड़कर। चलिए अगला देखिएगा, धारा 66, धारा 66 66, इसमें क्या है भाई? तो भूमि को कोड़कर में परिवर्तित, भूमि को कोड़कर में परिवर्तित, भूमि को कोड़कर में परिवर्तित करने पर प्रतिबंध, परिवर्तित करने पर प्रतिबंध। क्लियर? भूमि को कोड़कर में परिवर्तित करने पर प्रतिबंध किसमें है? 66। 64 में क्या है भाई? तो उपायुक्त के आदेश से भूमि का कोड़कर में परिवर्तन। अगला देखते हैं, अगला है धारा 67, धारा 67 67। इसका विषय क्या है भाई? कोड़कर में, कोड़कर में अधिभोगाधिकार, कोड़कर में अधिभोगाधिकार। अधिभोगाधिकार का मतलब हुआ कोड़कर भूमि के उपयोग करने का आधार, अधिकार, उपयोग करने का अधिकार। देखिए टर्मिनोलॉजी है, एक्चुअली ये तो एक्ट है भाई, एक्ट में तो टर्मिनोलॉजी जो यूज होता है वो तो कानून रिलेटेड है। अधिभोगाधिकार, अब सिंपल इसका अर्थ है उस जमीन का भोग करने का अधिकार, उस जमीन का उपयोग करने का अधिकार, उस जमीन का फायदा लेने का अधिकार, यही है अधिभोगाधिकार। धारा 67। अब आइए अगला, धारा 71 का क, धारा 71 का क, धारा 71 का क लिखिए। इसमें विधि विरुद्ध, विधि विरुद्ध, कौन विरुद्ध? विधि, विधि मतलब कानून, विधि विरुद्ध अंतरित भूमि पर, अंतरित भूमि पर, विधि विरुद्ध अंतरित भूमि पर अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को पुनः कब्जा वापस दिलाना, पुनः कब्जा वापस दिलाना। अच्छे से समझिए क्या कर रहा है। धारा 71 का क, विधि विरुद्ध अंतरित भूमि पर, मतलब कानून के विरुद्ध अंतरित भूमि, अंतरित मतलब हुआ अंतरण से बना है, हम अपनी भूमि को अंतरित कर दिए आपको, अंतरण शब्द से बना है अंतरित, किसी के भूमि को दूसरे को अंतरित करना। क्लियर है? दूसरे को दे देना। आइए अब समझिए, विधि विरुद्ध अंतरित भूमि पर अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को पुनः कब्जा वापस दिलाना। अगर कानून के विरुद्ध किसी अनुसूचित जनजाति का भूमि किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया गया है विधि के विरुद्ध, तो उस पर पुनः कब्जा दिलाना। क्लियर है?
पुनः कब्जा दिलाना। किस अनुच्छेद का बात है? अनुच्छेद 71। भाई क्लियर है आप लोगों का? चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग, अगला अनुच्छेद कौन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं अब हम लोग धारा 72, धारा 72, धारा 72। धारा 72 में क्या है भाई? तो रैयत द्वारा भूमि का, रैयत द्वारा भूमि का, रैयत द्वारा किसका? भूमि का अभ्यर्पण, अभ्यर्पण, रैयत द्वारा भूमि का अभ्यर्पण। अब अभ्यर्पण का मतलब क्या हुआ? इसको हम लोग कह सकते हैं सरेंडर करना, सरेंडर करना। क्लियर है? तो आइए, रैयत द्वारा भूमि का अभ्यर्पण किस अनुच्छेद या किस धारा में दिया गया है भाई? आप लोग का आंसर होगा धारा 72। चलिए आइए धारा 73, 73। धारा 73 में क्या है? तो रैयत द्वारा भूमि का परित्याग, रैयत द्वारा भूमि का परित्याग, रैयत द्वारा भूमि का परित्याग। यहां देखिए क्या है? रैयत द्वारा भूमि का अभ्यर्पण और यहां है रैयत द्वारा भूमि का परित्याग। दोनों अलग अलग टर्म है, ध्यान दीजिएगा। धारा 73। अगला देखते हैं, अब अगला जो इंपॉर्टेंट धारा है हम लोगों का वो है धारा 118, धारा 118, 118। इसमें क्या है भाई? तो भूस्वामी की विशेषाधिकार भूमि की परिभाषा, भूस्वामी की विशेषाधिकार, भूस्वामी की विशेषाधिकार भूमि की परिभाषा, विशेषाधिकार भूमि की परिभाषा। क्लियर? आइए अगर पूछे धारा 118 में क्या है, क्या बोलेंगे? भूस्वामी की विशेषाधिकार भूमि की परिभाषा। क्लियर? आइए अगला धारा 240, अगला है हम लोग का धारा 240, 240। अब इसमें क्या है भाई? तो इसमें है मुंडारी खूंटकटीदार, मुंडारी खूंटकटीदार, मुंडारी खूंटकटीदार काश्तकारियों के, काश्तकारियों के अंतरण पर प्रतिबंध, अंतरण पर प्रतिबंध। क्लियर? मुंडारी खूंटकटीदार काश्तकारियों के अंतरण पर प्रतिबंध किस धारा में भाई? धारा 240। एक आप लोग और कर लीजिए, धारा 80, 80, उसको भी कर लेते हैं हम लोग। धारा 80 क्या है? धारा 80 लिखिए सर्वेक्षण करने, सर्वेक्षण करने, क्या करने? सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने, और अधिकार अभिलेख तैयार करने, अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति, का आदेश देने की शक्ति राज्य सरकार। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या कह रहा है? सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति। सीधा सीधा पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देगा कि सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें निहित है? अब आप लोग को दे देगा उपायुक्त, आप लोग को दे देगा राज्य सरकार, आप लोग को दे देगा राज्यपाल, आप लोग को दे देगा न्यायालय, इस तरह से। तो आंसर क्या होगा? राज्य सरकार। तो सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें निहित है? राज्य सरकार में।
किस धारा के तहत भाई? धारा 80 के तहत। क्लियर है? तो आज हम आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण धारा और उससे रिलेटेड जो तथ्य है वो करवाए आप लोगों को। अब ये तो महज एक अनुमान है, हम पूरे एक्ट को पढ़कर अपने तरफ से एक अनुमान लगाए कि ये इंपॉर्टेंट लगता है। अब अभी तक बहुत एग्जाम नहीं हुए हैं जो इसके पैटर्न को क्लियर कर पाए, लेकिन हम बार बार आप लोग को कह रहे हैं वही धारा इंपॉर्टेंट होगा जो हाल फिलहाल चर्चा में हो। क्लियर है? इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है आप लोग को। आइए एक बात और कराते हैं आप लोग को। क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग को कि सीएनटी एक्ट लागू करने का उद्देश्य क्या था। एक बात और करते हैं, सीएनटी एक्ट लागू करने का उद्देश्य। आइए करते हैं सीएनटी एक्ट 1908 का उद्देश्य। तो उद्देश्य याद रखिए, ये आपको मेंस में काम आएगा। मेंस में भी अगर ये एक्ट आए तो वहां पर आप लोग को ये काम आ सकता है। यहां से ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो फर्स्ट था छोटा नागपुर में भूमि संबंधी, छोटा नागपुर में भूमि संबंधी, छोटा नागपुर में भूमि संबंधी विवादों को समाप्त करना, विवादों को समाप्त करना। तो छोटा नागपुर में भूमि संबंधी विवादों को समाप्त करना इस एक्ट का उद्देश्य था। दूसरा देखिए, जनजातीय विद्रोह, जनजाति विद्रोह पर नियंत्रण, जनजातीय विद्रोह पर नियंत्रण। आप लोग को पता ही है, बताइए भाई किस विद्रोह का परिणाम था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम? बताइए, कल ये हम आप लोग को बताए। इस प्रश्न का आंसर दीजिए भाई। क्या प्रश्न है? किस आंदोलन या किस जनजातीय आंदोलन का परिणाम था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम? क्या कल बताए हैं? बिल्कुल बताए हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा मुंडा विद्रोह। इसके पहले एक बड़ा विद्रोह कोल विद्रोह भी हुआ था, संथाल विद्रोह भी हुआ था। तो सारे विद्रोह में कहीं ना कहीं भूमि से संबंधित, भू राजस्व से संबंधित आक्रोश या असंतोष भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में थी। क्लियर है? तो चलिए तीसरा लिखिए, जनजाति समुदाय के, जनजाति समुदाय के, किसके भाई? जनजाति समुदाय के भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा करना, भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा करना। क्लियर? जनजाति समुदायों के भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा करना, यह तीसरा उद्देश्य हुआ। चौथा है जनजातियों को, किसको? जनजातियों को भूमि संबंधी मालिकाना हक प्रदान करना, मालिकाना हक प्रदान करना। कौन हक भाई? मालिकाना हक प्रदान करना। और लास्ट उद्देश्य है बेट बेगारी प्रथा, बेट बेगारी प्रथा। कौन प्रथा? बेट बेगारी प्रथा पर प्रतिबंध लगाना, पर प्रतिबंध लगाना। बेट बेगारी प्रथा पर प्रतिबंध लगाना हो गया। और लास्ट लिखिए, लगान की दर या लगान की दरें कम करना, यह हुआ उद्देश्य। तो सीएनटी एक्ट 1908 का उद्देश्य क्या है? अगर पूछे आप लोग से, इतना पॉइंट में लिखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। इसको अगर ऑब्जेक्टिव में भी बनाए तो आप लोग का काम बनेगा। बनाइए, क्या बताएंगे? छोटा नागपुर में भूमि संबंधी विवादों को समाप्त करना। दूसरा क्या है?
जनजाति विद्रोह पर नियंत्रण। तीसरा क्या है भाई, जनजाति समुदाय के भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा करना। चौथा, जनजातियों को भूमि संबंधी मालिकाना हक प्रदान करना। पांचवा, बेट बेगारी प्रथा पर प्रतिबंध लगाना। और छठा, लगान की दरें कम करना। क्लियर? तो आज हम आप लोगों को इस एक्ट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण धारा और उसके उद्देश्य पर चर्चा किए। ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आता है तो कमेंट करके बताइए, और नहीं आता है तो यह भी बताइए। चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आप लोगों को इसी एक्ट को आगे बढ़ाते हुए। तो धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।